Grace, good morning to Good all. morning, sir. Good Good morning, morning. sir. Good Good morning, morning, sir. sir. The first thing is, most important thing is in our life is discipline. Study is always secondary. Did you find? Because knowledge without discipline spoils, leads us to wrong path, which I cannot bear. चलिए, तो अब हम आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर. In previous discussions, we have seen that LPG is a process of changing economic system in the year 1991. इकोनॉमिक सिस्टम में एक व्यापक परिवर्तन जो दिखाई देता है वो एलपीजी के माध्यम से दिखाई देता है. एंड एलपीजी इज अ सेट ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी. Structural changes, students, structural changes. I am talking three types of structural changes. The first is what? Liberalization. The second is what? Privatization. And third is what? Globalization. So far we have discussed liberalization, its merits, its demerits, privatization, its merits, its demerits, and globalization. And part of the globalization की में क्या होता है, क्या क्या चीजें हुई, उसके बारे में हमने डिस्कस किया. हम आउटसोर्सिंग के बारे में बात कर रहे थे और आउटसोर्सिंग में हमने बताया कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ ये क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है. इसके बारे में हमने अमेरिका का एग्जांपल लिया था, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था, और इस तरह के छोटे छोटे एग्जांपल से हमने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था. ठीक है. कल हमने इस बात पर भी चर्चा की थी जो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रहा. स्क्रीन इज विजिबल डियर? Yes, sir. Yes, sir. तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दैट ऑल्सो वी डिस्कस स्टडी 3 PM क्लास. ठीक है. डेवलप्ड कंट्रीज आर अपोजिंग आउटसोर्सिंग एंड देयर आई cited the example of Donald Trump before he was the president of अमेरिका यूएसए. बाइडेन से पहले वही थे और अब अमेरिका के लोग पछता रहे हैं वास्तव में, स्पेशली व्हेन अफगानिस्तान पॉलिसी इज कंसर्न, द वे अफगानिस्तान इज ट्रीटेड. सो खैर, डेवलप्ड कंट्रीज आर अपोजिंग आउटसोर्सिंग. थोड़ा सा इस पर बोल देता हूँ. इट रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन देयर कंट्रीज. वहां पर जब जॉब को बाहर भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से डोमेस्टिक मार्केट में जॉब की स्कैरसिटी होगी. तो इट रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन देयर कंट्रीज. ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट लीड्स टू द आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा. बाहर इंडिया के लोगों को अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में काम मिलता है तो बाहर से पैसा इंडिया आएगा क्योंकि सैलरी तो बाहर वाले पे कर रहे हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा जो कि उस देश के लिए अच्छा नहीं है जिस देश से जॉब को बाहर भेजा जा रहा है, चाहे बिल गेट्स भेजते हो, चाहे कोई भेजता दूसरे देश से, जो भी हो, अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स. इट अफेक्ट्स देयर ग्रोथ रेट. और वहाँ के ग्रोथ रेट को भी, वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी. आप जानते हो जेडीपी जो ग्रोथ रेट का मेजरमेंट का तरीका है वो क्या कहता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो जितना ही एक्टिविटीज होगी उतना ही प्रोडक्शन होगा. ठीक है. तो ये अफेक्ट करता है ग्रोथ रेट को. ठीक है. इतनी बातें हम डिस्कस कर चुके थे. अब आते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ, जिसकी स्थापना का उद्देश्य जो था बहुत ही नोबल उद्देश्य था. और वहां से हम इसकी यात्रा शुरू करेंगे डब्ल्यूटीओ की. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब इसकी स्थापना होती है? तो 1995 में इसकी स्थापना होती है. और इसकी स्थापना में भारत के यशवंत सिन्हा जो थे पहले इसके पार्टिसिपेंट थे. तो डब्ल्यूटीओ आपकी स्क्रीन पर है. डब्ल्यूटीओ, और इसको पढ़ेंगी हमारी स्टूडेंट. कौन पढ़ेगा? प्रीति पढ़ो बेटा. प्रीति. प्रीति की आवाज, अगली आवाज प्रीति की होगी. और प्रीति, आपका समय शुरू होता है अब. प्रीति जी.
प्रीति क्लास में है बेटा? प्रीति, वर्षा पढ़ो बेटा, वर्षा, वर्षा Yes, sir. पढ़िए बेटा। WTO, World Trade Organization, was started in 1995 to वन replace मार्क का General. क्वेश्चन हो गया बेटा, ये वन मार्क का क्वेश्चन अंडरलाइन कर लें। डब्ल्यूटीओ का आपके लेवल पर तो नहीं पूछा जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन ये आगे जब आप अलग अलग कॉम्पिटिशन में जाओगे तो दिमाग में होना चाहिए, यही सब सारी चीजें आगे कॉम्पिटिशन में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। To replace General Agreement on Trade and Tariff (GATT). It ठीक is है, an गैट इसको कहते हैं, गैट है ना? GATT. गैट, हाँ गैट। एक होता है गेट जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से होता है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो वो एक अलग होता है। और ये हमारा होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब यहाँ पर ऑन वाला जो है ना, अब गेट देगा, गेट का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट एट ट्रेड एंड टैरिफ, अब ऐसे करके कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा, ऑन पर फोकस कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़िए बेटा। It is an international organization that promotes foreign trade and foreign investment. इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है, बस याद रखना है आपको इसके पॉइंट्स। ओके, डब्ल्यूटीओ का पर्पस क्या है, ये सब पॉइंट्स आपको याद रखना है, समझाने की कोई बात नहीं है। इंटरनेशनल का वर्ड का मीनिंग जानते हैं आप, ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग जानते हैं, प्रमोट्स का मीनिंग जानते हैं, फॉरेन ट्रेड का मतलब जानते हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब जानते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा सा बोल सकते हैं, ये एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जब कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट करता है, हाँ, जैसे हमारे यहाँ फिक्की है, एसोचैम है, इस तरह के कोई अगर इंस्टीट्यूशन है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, जब हम किसी शेयर डिवेंचर्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, जब हम किसी प्लांट मशीनरी को डायरेक्ट यहाँ लगाते हैं तो वो हमारा फॉरेन। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो जान लो, एक क्वेश्चन आता है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है कि एफडीआई लीड्स टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एफडीआई लीड्स टू इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। हाँ, यस, इट लीड्स टू द इकोनॉमिक कॉलोनियलिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें आपके जो कंपनीज हैं उसके ऊपर अधिकार होता है, जो आप डोमेस्टिक इंटरप्राइज हैं उनके ऊपर आप अधिकार कर लेते हैं, वहां पर ओनरशिप आपको मिल जाती है, वहां पर मैनेजमेंट मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं कॉलोनियलिज्म को लीड करता है, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट चाइना इज डूइंग, दैट एग्जैक्टली चाइना इज डूइंग। Urban Tota to different areas of Sri Lanka and ईरान, केन्या, केन्या परेशान हुआ, मालदीव परेशान हुआ। अचानक उसने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रिटर्न मांगना शुरू किया कि हम अपना, हमको पैसा वापस दीजिए। फिर पॉइंट, अब उनकी स्थिति खराब हो गई। अब वो क्या करें, कंट्री की हालत खराब है, कोई भी बार्गेन करेगा, सामने वाला पैसा दिया है तो मांगने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो वो परेशान हुए, भारत गया एग्रीमेंट, केन्या के पास भारत गया, मालदीव को बचाया भारत ने। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज को जहां जहां चाइना उनको परेशान करता है, भारत पहुंच जाता है उनकी परेशानी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो कभी कभी हमें वो सुविधाएं कम हो जाती हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जिनको देखते हुए अपने एक्सपोर्ट को देखते हुए बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंट्रीज को। चलिए, मेरी बात समझ में आ गई होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है और कितने टाइप होते हैं। चलिए आगे बढ़ो बेटा। It aims at the removal of tariff and non-tariff barriers to foreign trade. ठीक है, तो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों को खत्म करने का प्रयास करता है। ओके, चलिए आगे पढ़िए जल्दी से। WTO discourages bilateral trade agreements and supports multilateral trade agreements. हाँ, अब इसका मतलब क्या हुआ, बोलो बेटा। कि बायलेटरल जो है, अभी हमने पढ़ा था ना कि बायलेटरल जिसमें हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे देते हैं, जैसे भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ था किसको, पाकिस्तान को। जितने भी हमारे सार्क की कंट्रीज ना, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, तो सार्क के जो देश हैं, जिसमें जितने भी हमारे आसपास के जो देश दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनका बॉर्डर इंडिया से टच होता है जनरली, वो सब हमारे कंट्रीज जो है सार्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सार्क कंट्रीज को जनरली इसने मोस्ट फेवर्ड, पाकिस्तान को पहले नहीं दिया था, फिर दिया, फिर हटाया, फिर ऐसे हो रहा है पाकिस्तान के साथ।
क्योंकि जानते हो पाकिस्तान हमारा परमानेंट मित्र है, परमानेंट मित्र है। 1947 से दोस्ती हमारी, और फिर हमने वो दोस्ती की, 1948 में दोस्ती देखा, ठीक है, थोड़ा सा एक फ्रेंडली फाइट हुआ, स्मूथ फाइटिंग, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा 65 में थोड़ी सी दोस्ती बढ़ गई, फिर 71 में थोड़ी दोस्ती बढ़ गई, फिर कारगिल में थोड़ी दोस्ती बढ़ी, 1999 में दोस्ती बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसी दोस्ती बढ़ती रहती है और हर दिन कुछ ना कुछ उधर से दोस्त आते रहते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेंड उधर से भेजता रहता है, कुछ ऊपर से रसगुल्ला टपकाता रहता है, फिर हम डबल डोज रसगुल्ला उनको देते हैं। तो ये सब भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक वर्ड आपको कुछ परेशान कर सकता है थर्ड पॉइंट में, नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या आता है? तो नॉन टैरिफ बैरियर्स में उन सारी चीजों को सिलेक्ट किया जाता है बेटा जो हमारे ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, पॉइंट। जो कुछ आर्टिफिशियल बैरियर्स लगाए जाते हैं, जैसे कोटाज लगा दिया गया, कोटा समझते हो ना, कोटा लाइसेंसिंग, 1991 की जो पॉलिसी थी वो इट वाज अगेंस्ट द कोटा एंड लाइसेंसिंग राज, कोटा लाइसेंसिंग परमिट राज इसको कहते थे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में तो ये कुछ तरह के सैंक्शन लगा दिए, जैसे नॉर्थ कोरिया पर सैंक्शन लगाया हुआ है अमेरिका ने यूएन की तरफ से, कुछ ईरान के ऊपर लगाया हुआ सैंक्शन कि वो कुछ ही मात्रा में तेल बेच सकता है या कुछ इस तरह का, क्योंकि वो एटॉमिक रिएक्टर्स और एटॉमिक क्या कहते हैं हथियार बनाना चाहता है, और अमेरिका नहीं चाहता है कि एटॉमिक वो आर्म्स बनाए, ठीक है, क्योंकि वो खतरनाक हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरह के इम्बार्गो जिसको कहते हैं वो लगाया जाता है, सैंक्शंस लगाए जाते हैं, ठीक है, कुछ लेवीज लगाया जाता है। तो ये इस तरीके से ये एक नॉन टैरिफ बैरियर्स है। और आपसे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स। आर यू गेटिंग पॉइंट? बोलो भाई। अरे Yes, sir. भाई बोलते नहीं है तुम लोग, केवल देखो कौन बोला, भाई हमारे पुराने खिलाड़ी, बाकी तो हमसे नाराज ही है। बोलो भाई। अरे Yes, sir. नहीं Yes. बोलते। Yes, sir. मैं भी Yes, खामोश हो sir. जाऊंगा, बता दे रहा हूँ। हाँ मैं भी खामोश हो जाऊंगा, मैं यहीं से अपना इधर उधर का टाइम पास करूंगा। चलो, तो WTO डिस्करेजेस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड बहुत तरह के ट्रेड एग्रीमेंट है अलग अलग कंट्रीज में। लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के बीच में अलग तरह का ट्रेड एग्रीमेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज के पास अलग है, यूरोप में अलग है, जैसे इंडिया में एग्जांपल लिया तो वहां पर सार्क कंट्रीज के बीच में अलग है। इस तरह एशियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें जापान वगैरह है, भारत को भी एक विजिटर के तौर पर वहां पर लाया गया है। तो ऐसे कंट्रीज के बीच में एक छोटा छोटा आपस में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है। तो WTO का कहना है कि अगर पूरे वर्ल्ड के लिए एक तरह का ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए, ट्रेड जिससे क्या हो, होमोजिनस हो, जैसे मैं कहूँ कि आयुषी के साथ अलग ट्रीटमेंट करूँ, तान्या के साथ अलग ट्रीटमेंट करूँ, और साहिन के साथ अलग ट्रीटमेंट करूँ, और प्रीति के साथ अलग करूँ, या रजत के साथ अलग करूँ, या उत्कल साहू के साथ अलग करूँ, तो मतलब ये अलग अलग मतलब एक ग्रुपिज्म की तरह हो जाएगा। आर यू गेटिंग पॉइंट? आर यू गेटिंग पॉइंट? तो वो चीज Yes. WTO वांट टू अवॉइड। ओके, आई होप आई एम क्लियर। चलो, अब पढ़ेंगी कौन? प्रीति बेटा, आप तैयार हैं पढ़ने के लिए? प्रीति जी, हाँ, आपकी प्यारी भाषा मधुर वचनों को मैं सुनना चाहूंगा। हॉट सीट पर बैठा हुआ आपके सामने, हॉट सीट पर बैठे हुए हैं राजीव कुमार पांडे जी। और अगली आवाज किसकी होगी? अगली आवाज होगी आयुषी बेटा की। चलिए आयुषी जी। As on 14 July 2016, there are 164 members in WTO. देखो 14 जुलाई जैसे ही आया ना, मेरे दिमाग में एक डेट फ्लैश कर गया, ठीक है। फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी 14 जुलाई को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन चेक ऑल्सो, ठीक है। 2016 में कुछ हुआ था भारत में? 2016 बोलो, 2016 में क्या हुआ था? बोलो भाई, बोलिए बेटा, बोलिए। अरे बोलिए। 2016 में GST के लिए
प्रपोजल आया था और 1 जुलाई 2017 से ये इम्प्लीमेंट हो गया था। आर गेटिंग पॉइंट? आर यू Yes. गेटिंग पॉइंट? डिमोनेटाइजेशन भी हुआ था सर। हाँ, डिमोनेटाइजेशन किसने बोला? स्नेहा रावत। ओह स्नेहा, वेरी गुड। तो एक बार हमारी तरफ से स्नेहा जी को हॉट सीट पर बैठे हुए हमने आपका अभिनंदन किया। चलिए आगे पढ़ो बेटा, आयुषी चलिए। First, all member countries get most favored nation status. This will help us to increase our trade with other countries. अच्छा ये बताओ, WTO में हम ट्रेड करते हैं स्नेहा, और स्नेहा एंड गैंग एंड आयुषी एंड गैंग एंड रजत एंड गैंग एंड गैंग, ये बताओ कि हम ये इस ट्रेड से WTO जो इतना सारा कर रहा है कि मोस्ट फेवर्ड स्टेटस, ये ट्रेड होता क्यों? मेरे दिमाग में अचानक ये क्वेश्चन, व्हाई ट्रेड टेक्स प्लेस? जल्दी से बोलो। ये 1 लाख रुपए का क्वेश्चन है क्रिप्टो करेंसी में, बोलिए। व्हाई ट्रेड टेक्स प्लेस? आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन है, जरूरत नहीं है क्वेश्चन पूछने की, लेकिन क्वेश्चन पूछने की आदत जो है ना बेटा, वो जरूरी है। क्वेश्चन पूछना आपके दिमाग में, छोटी छोटी चीजें जो आपको इंटरव्यू में परेशान कर सकती हैं। बताइए ट्रेड होता ही क्यों है? देखो एक थ्योरी मैंने क्लास में बताया था, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी होती है। अब उसमें क्या होता है ना, जैसे आयुषी के कुछ फ्रेंड्स हैं, है ना, उसकी फ्रेंडशिप दूसरे के साथ क्यों अच्छी है? एक होता है कि आयुषी में जो कमी है वो आयुषी अपने दोस्त से सप्लीमेंट कर जाती है, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल में किसी ने किसी को हेल्प किया, दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको हमारे बुरे समय में इसने हेल्प किया, ठीक है। अब ये ट्रेड जो होता है बेटा, ये कंपैरेटिव एडवांटेज। मान लो किसी भी चीज का प्रोडक्शन हर कंट्रीज, each and every country cannot produce each and every good efficiently with a cost effective approach। मतलब किसी कंट्री में किसी भी चीज का कोई चीज सस्ती बन सकती है और कोई चीज हमारे यहाँ सस्ती बन सकती है। तो जो चीज दूसरे देश में सस्ती बन जाती है उसको हम अपने यहाँ मंगा सकते हैं, क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज्यादा है। और फिर दूसरी चीज दूसरे देश के लिए जो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाएगा तो वो मंगा लेते हैं। और ये होता है कंपेरेटिव में, दोनों को कंपेरेटिवली एडवांटेज कंडीशन होता है और इसलिए ट्रेड होता है, ठीक है। और ट्रेडर्स आर द पर्संस हु इन्वॉल्व्ड इन दिस ट्रेड टू अर्न प्रॉफिट। गेटिंग पॉइंट? ये सिंपल सा मॉडल है कि कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी, कि हम एक एडवांटेज लेना चाहते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इफिशिएंटली। ओके चलिए आगे बढ़िए बेटा। WTO promotes multilateral trade agreements. It enables us to trade with several countries without any restrictions. ठीक है आगे पढ़ो बेटा, बहुत सुंदर। Removal of trade barriers allow our goods to enter into the market of other countries. ठीक है WTO अब also हाँ पढ़ लो बेटा, पहले पढ़ लो। ओके WTO also aims at increase in production capacity and protection of environment. It benefits India. ठीक है। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं जैसे ही बोल रहा हूँ तुरंत आयुषी का रिएक्शन हो रहा है ना, ये लग रहा है क्लासरूम की फीलिंग है। और पता चले पांडे सर बोलते रह रहे हैं और आत्माएं सो रही हैं, है ना, तो डिमोरलाइज हो जाता है ना, तुरंत रिस्पॉन्ड देना चाहिए, ये अच्छा लगता है। देखो रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स अलाउ आवर गुड्स टू एंटर इनटू द मार्केट। अब बैरियर्स, ट्रेड बैरियर्स तो बहुत तरीके से हो सकते हैं, टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ में रेट बढ़ा दो, ठीक है, ठीक है, चार्जेस बढ़ जाएंगे तो रुकावट हो जाएगी। हम पाकिस्तान चाइना के ऊपर हमने क्या किया, ट्रेड बैरियर लगाया भाई, है ना। WTO देखो यहाँ पर ध्यान रखना, WTO चाहता है कि होमोजेनियस ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, कोई मतलब कंट्री से टू कंट्री जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो वो अलग अलग ना बने। WTO चाहता है कि वर्ल्ड, तो WTO के जो भी मेंबर कंट्री हो आपस में कहीं भी ट्रेड करें, बिजनेस करें, सब कुछ कर सकते हैं। और चाइना यही भारत के अगेंस्ट। लेकिन अब इसमें एक क्लॉज भी होता है कि अगर देश की सेफ्टी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक बर्बाद हो रही है तो वहां से आप ट्रेड बैरियर लगा भी सकते हैं। भारत ने उसी चीज को उठा लिया और यूज किया। जैसे चाइना ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया, चाहे डोकलाम का इश्यू हो, चाहे अभी गलवान वैली में हो, हमने क्या किया, चाइना के ऊपर लगाया। और चाइना के जितने पबजी तबजी, हम तो बहुत खुश हुए, वाह रे वाह,
पबजी को बैन करो, हमारे युवाओं को बचाओ। गेम्स के नाम पर बहुत सारी अनवांटेड चीज हमारे युवाओं को, यूथ को, आपकी उम्र के हमारे बच्चों को, इन सारे बच्चों को ये दिखाई जा रही है। बच्चे समझ नहीं पा रहे, पेरेंट्स रोकते हैं तो पेरेंट्स दुश्मन हो जाते हैं। टीचर बोलेगा तो टीचर दुश्मन तो नहीं होगा, छोटा वाला दुश्मन होगा, फिर बड़ा वाला दुश्मन तो पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि ज्यादा नजदीक होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है बेटा, हमको ये समझना हो, गेम्स के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को अनवांटेड चीज दिखाई जा रही है। आपको चूंकि आप लोग इतिहास की भी समझ उतनी नहीं है, आप लोगों ने देखा नहीं है दुनिया को, इसलिए आप लोग को कभी कभी लगता है आपको ये क्या आउटडेटेड लोग हैं, है ना, ये 90s के हैं। कमेंट आता है ना, ये आप लोग तो 90s के हैं भाई, हाँ हम लोग तो 21st सेंचुरी के बच्चे हैं। वी आर मॉड, यस, सम सर्टेन एस्पेक्ट्स यू आर बेटर। आपको कंप्यूटर अच्छा आता है, आप हमको, आप मेरे गुरु हो सकते हैं, लेकिन अनुभव में थोड़ी हो सकते हैं, विजडम में थोड़ी हो सकते हैं। वो तो समय के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आएगा ना बेटा। तो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी जो इशूज होगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अगर आ जाएगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति खराब हो जाएगी, तो वहां पर हम इस तरह की चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ WTO ऑल्सो एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें भी WTO के दिमाग में होती है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़े। ठीक है, और ये सारे कंट्रीज के लिए अच्छा विन विन सिचुएशन है, अगर कंट्रीज अपने प्लानिंग को सही तरीके से करें। ठीक है, इंडिया को भी बेनिफिट मिला है इसका, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी में इजाफा हुआ, हम दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने में आसानी होगी। लेकिन आपकी जो मिशनरी है, आपके काम करने का जो पैटर्न है, ये आपको दिखाता है कि आप कितने एडवांस हो सकते हैं, कितना एडवांटेज। जैसे मैं WTO की बात करूं तो चाइना ने बहुत एडवांटेज दिया। चलिए अब आते हैं इसको, पढ़े बेटा, पढ़िए। Categories of PSUs. Maharana companies such as NTPC, महारत्न, ठीक अच्छा है इसको, महारत्न, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, महाराणा दिमाग में डालो, महाराणा कंपनीज, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना है एग्जाम में महारत्ना कंपनीज। महाराणा प्रताप जिससे अब फेमस थे, है ना, महाराणा प्रताप अपने शौर्य के लिए, अपने, इसलिए उनको कहा गया लॉयन ऑफ मेवाड़। और अभी तो नए नए रिसर्च आ रहे हैं, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उसमें बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, उसको आप लोग देखेंगे, आपको समझ में आया कि व्हाट वाज द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ महाराणा प्रताप। ठीक है, महाराणा प्रताप लिख दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन एग्जाम में मत लिखना महारत्ना कंपनी, महारत्न, है ना। ठीक है, थोड़ा आगे। Maharatna companies such as NTPC, IOCL, etc. Navratna companies such as BPCL, HPGCL, etc. Mini Ratna companies such as AAI, BSNL, etc. ओके, अब देखो ये NTPC का नाम तो आपने सुना होगा, NTPC, व्हाट इज NTPC, बोलो बेटा। एनटी सर आप बताना, मैं भी पूछने वाला था ये होता क्या। कुछ नहीं हो रहा था। NTPC, NTPC का फुल फॉर्म नहीं जानते हो? नहीं सर। वाओ, अच्छा, गेल का नाम सुना है? कौन से? गेल, भेल, अच्छा अच्छा, हाँ 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 सर। क्या है गेल भेल, बोलो। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हाँ, ये कहाँ पर, इसकी कंपनी कहाँ है बता सकते हो? देखो जनरल नॉलेज के हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, बोकारो। बोकारो, यहाँ हरिद्वार में है इसी कंपनी, कई जगह है, इसका भी एक ही जगह नहीं है, कई जगह है। देखो, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी के प्रोजेक्ट आपका तालगांव में है, बिहार में अगर बात करूं तो। और एनटीपीसी वहाँ भी है, बरौनी में भी है ना। ठीक है, उसको बरौनी थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद बरौनी का नाम सुना आपने? नहीं जानते हो? ओह, ये नहीं जानते हो? मैं आई वॉज बॉर्न देयर बेटा, ये तो हम हमेशा से बरौनी को, वहाँ ऑयल रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, हाँ, थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। अरे ये तो बहुत फेमस है, बिहार में तो एक ही जगह है बरौनी, जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है वो वहाँ का, जहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। हाँ, कलम चाहिए एक तलवार, अरे बताओ बताइए, तो बड़ी फेमस जगह है। चलो खैर,
तो महारत्ना कंपनीज, जिसमें बहुत सारी कंपनीज है, जिससे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का एग्जांपल आपने लिया, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी है इसका एग्जांपल, कोल इंडिया लिमिटेड भी एग्जांपल, गेल भी है जिसका मैं नाम लिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, बहुत सारी कंपनी है। ठीक है, इस तरह नवरत्ना कंपनी, देखो हमने पीएसयूज को 3 कैटेगरी में बांटा। इस बांटने की वजह क्या थी? इस बांटने की वजह ये थी कि जो कुछ पब्लिक सेक्टर, जैसे हम कहते हैं ना कि पब्लिक सेक्टर को हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, उनको प्राइवेट सेक्टर में दिया, प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, लेकिन जिससे कहते हैं ना कि ऑल बॉयज आर नॉट इक्वल, ऑल गर्ल्स आर नॉट इक्वल, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट लाइक। ठीक है, उसी तरह ऑल पीएसयूज आर नॉट लाइक। सारी पीएसयूज घाटे में नहीं थी बेटा, कुछ हमारे लिए रत्न थी, कुछ महारत्न थी, कुछ नवरत्न थी, कुछ मिनी रत्न थी। छोटी कंपनी है मिनी रत्न में, ठीक है, नई नई कंपनी, उभरती हुई कंपनियां, प्रॉफिट मेकिंग है उसमें, और महारत्न आप समझिए। ठीक है, तो इनके अपनी कैपेसिटी के अनुसार इनको नाम दिया गया। जैसे आप, अब ये कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अब सरकार ने कहा कि जब ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो व्हाई नॉट वी शुड डिजाइन देम अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो उनको उनका मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने उसी हिसाब से करना शुरू किया कि इनको वर्ल्ड क्लास की कंपनी के रूप में एज इट इज रहने दिया जाए। ठीक है, ये अलग बात है कि यहां भी हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया, समझ रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट का अप्रोच ये रहा कि इन कंपनियों को हम प्राइवेट सेक्टर के मॉडल पर, इसलिए आप देखोगे इन कंपनियों के जो मैनेजर्स हैं उनकी, मेरा एक रिलेटिव है, वो लड़का हमसे लगभग 10 साल छोटा होगा, और उसकी स्टार्टिंग ही उसने जब किया था उसने, तो जब मेरी सैलरी थी 15,000 रुपये, तो उसकी सैलरी थी 75,000। समझ रहे हो, तो इतना डिफरेंस है, मार्केटिंग पॉइंट, और इससे ज्यादा भी डिफरेंस है। तो मतलब अगर आप गेल में हो तो और ज्यादा है। ठीक है, जहां पर जितना ही ज्यादा रिस्क है उतना ही उसी हिसाब से पेमेंट भी है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छा है कि भारत की इस तरह की कंपनियां, जैसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, ये फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं और इनका प्रोजेक्ट चलता है, जैसे इंडोनेशिया वगैरह में, अफ्रीका वगैरह में जाके वहां पर ऑयल का की खोज करते हैं। प्राकृतिक जो गैस है, नेचुरल गैस है, जिसको हम आजकल एलपीजी और क्या कहते हैं उसको, सीएनजी कहते हैं, सीएनजी ना, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इस तरह की गैस की खोज करना, वहां पर वहां से खोज करना, निकालना और उसकी मार्केटिंग करना, तो ये काम होता है। तो ये हमने कैटेगराइजेशन किया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का। ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए, एक लिस्ट आप बना लेंगे कि जो हमारी नवरत्न कंपनी थी उनमें कौन कौन सी कंपनी है, जिसमें अभी कुछ नाम हमने बताया। ठीक है, आप एक लिस्ट बना लोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ महारत्ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नवरत्ना, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ मिनी रत्ना। ठीक है, चलिए पढ़ो बेटा, अब कौन पढ़ेगा? पढ़िए बेटा, कार्तिक पढ़ोगे? पढ़िए बेटा, कार्तिक, कार्तिक जी। अंकित, अंकित, अर्जुन, क्विक, Yes, sir. जल्दी करो बेटा। Adverse effects of new economic policy on agriculture. First, agricultural growth rate First of decrease all, in India. I 1 minute. First of all, I must appreciate Arjun for quick response. चलो अर्जुन, कैरी ऑन। Agricultural growth rate decreased in India during the reforms period. Second, public investment in infrastructure development such as irrigation, power, roads, etc. decreased. Third, removal of fertilizer subsidy affected the small and marginal farmers. Their cost of production increased. अब देखो, इकोनॉमिक पॉलिसी, यही दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनीज एंड द गवर्नमेंट सेक्टर। अब देखो, एग्रीकल्चर नॉन प्रॉफिट था, किसी ने टच नहीं किया, और मैं अनफॉर्चुनेटली बोलूं बेटा कि आजादी के बाद 70 सालों में एग्रीकल्चर में वो रिफॉर्म्स नहीं हुआ जिस रिफॉर्म की जरूरत थी।
और आज एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स हो रहा है तो लोग विरोध कर रहे हैं। ये नेचुरल है, अपोजिशन का काम ही यही होता है, विरोध करना, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से विरोध हो रहा है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसके जो बेनिफिट्स हैं, जिसकी चर्चा सड़कों पर नहीं होनी चाहिए, सड़कों पर होने से वहां के लोगों को परेशानी हो रही है, पार्लियामेंट में होनी चर्चा, पार्लियामेंट में चर्चा से लोग भाग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो एडवर्स इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर का कारण क्या है कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, फार्मर्स की स्थिति खराब होती गई, डे बाय डे खराब होती गई, क्योंकि ये क्विक रिस्पॉन्स, क्विक प्रॉफिट देने वाला एरिया नहीं था, इसलिए वहां इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ और इसकी स्थिति खराब हो गई। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ भी क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिला, और गवर्नमेंट, उस समय की जो गवर्नमेंट थी, उसने उस तरह से इसको विजुलाइज नहीं किया, ठीक है। हमारे यहाँ और भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता था, ठीक है, और भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था अगर हमने विजुलाइज किया होता, अगर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप किया होता, पहले से ही डेवलप किया होता, तो हमारे यहाँ फॉरेन कंपनी आती। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप जैसे गांव में विजिट नहीं करना पसंद करते क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके घर में जो एसी लगा हुआ, कूलर लगा हुआ, गाँव में जाओगे तो वो नहीं मिलेगा, सड़कें नहीं होंगी, मॉल नहीं होगा, ये इंटरटेनमेंट के साधन नहीं होंगे, तमाम चीजें, लाइट कटी रहेगी बहुत देर तक, इन्वर्टर नहीं होगा, तमाम तरह की बात। तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पैसा लगाएगा तो अपने प्रोडक्ट की स्मूथ मार्केटिंग वगैरह सब सारी चीजें को देखेगा, है ना। तो वो सारी चीजें जब नहीं होंगी तो वो नहीं करेगा। तो भारत में पब्लिक इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनी आपके यहाँ आके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, ये आप उम्मीद करना छोड़ दो, और वही ऐसा ही हुआ। इसलिए इरिगेशन, पावर, रोड्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के एरियाज पिछड़ गए, ठीक है। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी और अभी जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन लोगों ने बहुत फोकस किया। अगर क्लास 10th में आपको याद होगा तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, गांव को सड़क से जोड़ने, सड़क की सड़कों से जोड़ने का काम हुआ। गांव में, जैसे हमारे गांव में खुद रिंग रोड है, रिंग रोड का, हर गांव में रिंग रोड का कॉन्सेप्ट अगर पॉसिबल है तो उसको बनाने का प्रयास किया गया कि फील्ड से जो खेत है वहां से डायरेक्ट जो है एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूसर, रिंग रोड गाँव में घुसने, क्योंकि गाँव की सड़कें जो होती है ना, गलियां होती हैं गाँव में जनरली, उसमें कार और वो ट्रैक्टर वो बड़े आसानी से नहीं जा सकते हैं। तो रिंग रोड, गांव के बाहरी सड़कें जोड़ दी गई मार्केट से। ये अलग बात है, गांव के ही लोग जो है सड़कों पर अपना घर का कूड़ा फेंक देते हैं और सड़कें आधी हो जाती हैं। क्यों? हमको क्या चिंता है कि हमारे घर में तो कार नहीं है, ये नहीं, ऐसे लोग सोचने लगते हैं। तो वो चीजें, गाँव की प्रॉब्लम अलग हो जाती है। लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट को ये फोकस करना था और गवर्नमेंट को ने इस पर बाद में ध्यान दिया और इस वजह से थोड़ा सा हम पिछड़ गए। रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर सब्सिडी को हटाया। क्यों? क्योंकि इसमें रिच लोगों को, फार्मर को फायदा होता था। अब यूरिया भी है ना, यूरिया नीम कोटेड यूरिया आने लगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ने से क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तानिया पढ़ो बेटा, तानिया पढ़ो फास्ट, तानिया। Reduction in import duty and the removal of import quota resulted in the arrival of foreign agricultural goods to our markets. Demand for our goods decreased. ठीक है, आगे पढ़ो। Removal of minimum support price made the farmers vulnerable to market risks. है मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटाया गया, क्योंकि WTO में ये भी एक है कि आप धीरे धीरे इस तरह के जो ट्रेड के लिए जो ग्राउंड होता है वो ये भी एक पॉइंट है उसमें कि आप अननेसेसरी सब्सिडी नहीं देंगे। आप अपने इंडस्ट्रीज को सब्सिडी देंगे तो बाहर वाले को यहाँ पर फ्लोरिश होने का मौका नहीं मिलेगा। तो धीरे धीरे मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाने से फार्मर की स्थिति खराब हुई। और आज भी कुछ फार्मर्स के मन में ये डर है कि हमको सब्सिडी नहीं दिया जाएगा, और ये जो बड़े फार्मर्स हैं इस तरह का कंफ्यूजन फैला रहे हैं, क्योंकि बड़े फार्मर्स भी सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं। बड़े फार्मर इनकम टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। इसलिए हमारे देश के कुछ बड़े बड़े नेता, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े नेता है ना, उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा तो अपने गमले से उन्होंने करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, गमले में खेती करके, अर्थन पॉट्स में। तो करप्शन का लेवल हमारे यहाँ ये है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो रिमूवल ऑफ, तो आज बड़े फार्मर्स जो है इस तरह के रूमर्स को जरा फैला रहे हैं। गवर्नमेंट का अप्रोच है कि सब्सिडी को हम हटाएं, गवर्नमेंट का अप्रोच है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हटाएं, लेकिन टारगेटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम करें, ठीक है। उन फार्मर्स को दें जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो वास्तव में गरीब हैं। करोड़पति फार्मर्स को
मिनिमम सपोर्ट प्राइस के खिलाफ है सरकार, और आई एम विद दिस अप्रोच। यहाँ भी जब से हमको बिजली फ्री मिलती है, आई नेवर लाइक टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ फ्री बिजली बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज द फ्री उनको मिलना चाहिए जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं बेचारे, उनके पास खाने का की व्यवस्था नहीं है, पीने की व्यवस्था नहीं, उसको दो भाई फ्री। हम तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया टैक्स पे कर रहे हैं, हमको 400 रुपया देके तुम क्या दिखाना चाह रहे हो फ्री देके? यू आर किलिंग माई साइट, आई कैन नेवर बी किल्ड। माइंड, ये माइंड सेट होना चाहिए जो आदमी जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। माइंड, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट है वो ने जैसे अगर प्लान्ड वे में नहीं किया तो फार्मर्स वल्नरेबल हो गए। फाइन, तो प्लान्ड वे में होना चाहिए। किसको देना है? क्योंकि कई बार क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी, राजीव गांधी ने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि सेंटर से 1 रुपया चलता है और लोगों तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसा पहुंचता है, बीच में लोग खा जाते हैं। तो जब करप्शन होगा तो गवर्नमेंट की हर पॉलिसी गलत हो जाएगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आगे पढ़ो बेटा। Farmers were encouraged to produce cash crops for export market. It resulted in the increase in prices of food grains. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा कैश क्रॉप्स की तरफ वो ज़्यादा प्रवृत्ति हुए, क्योंकि कैश क्रॉप में क्या होता है ना कि बेनिफिट तुरंत मिल जाता है। अब राइस कैश क्रॉप बन सकता है कब? जबकि हमारे पास 1000 एकड़ की जमीन हो, है ना, 150 एकड़ जमीन है, और जैसे पंजाब के कुछ किसान है या हरियाणा के कुछ किसान है, वहां पर जमीन है, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, वहां पर ये हो सकता है कॉमर्शियल क्रॉप के रूप में होता है, राइस होता है, व्हीट होता है, कॉमर्शियल क्रॉप के होता है। लेकिन जिनके पास छोटी जमीनें हैं ना, उन्होंने क्या किया कि वो फूड क्रॉप की जगह वो कैश क्रॉप की तरफ गए, जिससे कि उनको तुरंत पैसा मिल जाए, क्योंकि फूड क्रॉप्स में जो उनको बेनिफिट कम मिलता है, क्योंकि वो इसेंशियल कमोडिटीज हो जाती है ना। ठीक है, इसलिए कैश क्रॉप की तरफ बन। अच्छा, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी, सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा तो उनकी प्राइस राइज हो जाएगी, तो ये होगा, तो इन्फ्लेशनरी कंडीशन दिखाई देंगी। तो एक मैनेजमेंट की जरूरत है, प्लान होकर काम करने की जरूरत है। ठीक है, जमीन की, और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? सब सारी समस्याओं का एक ही कारण है, पॉपुलेशन। वो कंट्रोल नहीं होगा, सब बर्बाद होगा। बेटा मुझे लगता है आपका टाइम हो चुका है ना बेटा, राइट? हाँ सर। हाँ बेटा, Yes, आपका टाइम हो चुका है। आप लोग इतने इसमें खो गए, मैं भी खो गया, कि आप लोग भूल गए, मैं भी भूल गया कि हम टाइम की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहा है। आप लोग 3 बजे मिलेंगे, आज से पक्का मैं खत्म करूंगा, समझ रहे हो? तो आज जरूर आप लोग 3 बजे मिले, मेरे पॉइंट। सर। यस बेटा बोलो। सर आज 2 बजे रख लो क्लास। मैं रख लूंगा, बिल्कुल मैं रख लूंगा बेटा।